हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच्छा द गोल एकेडमी। हम लोग पीजीटी फिजिक्स 2020 के लिए कर रहे थे, तो उसमें आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो कि आपके ये पीजीटी फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे, जितना कि आपके पीजीटी फिजिक्स और यूजीटी में आना है। तो इसमें ये जो है आपका चैप्टर वो मैकेनिक्स का जो फर्स्ट यूनिट है मैकेनिक्स, उसका लास्ट चैप्टर है। और एक ये छोटा सा टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए ये खास है क्योंकि अक्सर इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से गलतियां हो जाया करती हैं, और वो इस वजह से होती है क्योंकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर वो गलत हो जाता है। प्लस माइनस वेलोसिटी एडिशन में कर दिया या लेंथ कंट्रैक्शन में पूछा तो आपने मतलब किस फ्रेम से वो पूछ रहा है, आपको लेंथ पूछ रहा तो आपने गलत तरीके से किया तो गलत हो जाता है। और ये टॉपिक ही बहुत ही कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जितने भी छोटे से बड़े एग्ज़ाम हैं फिजिक्स के फील्ड में, उस सब एग्ज़ाम में ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपके पीजीटी फिजिक्स अभी जो होने जा रहा है उसका हो, चाहे फिर आपका CSIR हो, चाहे फिर वो जेस्ट हो, चाहे फिर वो गेट हो। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में फरवरी में उनका गेट एग्ज़ाम भी होना है, तो उनके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हमारा टारगेट अभी पीजीटी फिजिक्स के लिए है, तो हम लोग इस पर उतनी ही बातें करेंगे जितना कि मतलब इसके लिए ज़रूरी होगा। बट इसका जो थ्योरी है और ये सब बेसिक हम लोग मतलब प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिस पे बेस से आप गेट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, CSIR के भी। बशर्ते ये है कि उस टाइप के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे हम लोग जस्ट जितना इसके लिए रिलेवेंट है उतना ही करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है आपका आज का ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये जो टॉपिक है, इसके लिए एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आपका था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरा था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जैसा कि वर्ड से क्लियर है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही एक्चुअली ये वन ऑफ द पार्ट हम कह लें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और हम लोग जो पढ़ेंगे चीज़ें वो सिर्फ अंडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ही पढ़ेंगे। बट बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब है एग्जिस्ट करता है, आपके रिलेटिविटी की ही कैटेगरी में आता है। और जबकि इसमें खास बात क्या है, दोनों को किस क्लास पे किस बेस पे डिफाइन किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, तो उनका बेस ये है कि ये वर्क करता है, इट डील्स विद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है, ये वर्क डील्स करता है विद नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम है जिसमें कि आपका जो सिस्टम है वो मूव करता है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि मतलब कभी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी आपको से रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 0.5 c है उसका, कभी 0.8 c है, तो वो यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, यूँ समझिए। और जबकि यहाँ पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किससे डील कर होती है, विद द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये इनके बीच का बेसिक और इम्पॉर्टेंट है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जहाँ की यहाँ पे जो भी लॉज हैं और जो भी मतलब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, अब जाहिर सी बात है अगर इसको इनकी स्पीड सिस्टम की कांस्टेंट है तो वहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी मतलब फिजिक्स का लॉ का देखेंगे तो वो जो भी इनवेरिएंट फॉर्म होगा या फिर जो भी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम बताएंगे जो भी फिजिकल क्वांटिटी, वो उस पर उसको डिस्कस करना सिंपल होगा। जबकि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें जहाँ पे आपका पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा, वहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा।
और वो चल के अगर हायर एजुकेशन में हम लोग उसको देखते हैं, वो रिसर्च का टॉपिक है। एक्चुअली बेसिक जो है आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ही हम लोग करेंगे। तो सो ये क्लियर हो गया कि आपको क्या दो तरीके का रिलेटिविटी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि डील होती है विद द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि वहाँ पे आपके सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है, नॉन यूनिफॉर्म है, इक्वल नहीं होती। और दूसरा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ पे आपका ये डील होता है विद इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आपका जो सिस्टम होता है विद द कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो अब इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है आइंस्टीन का, वो देखते हैं क्या है। तो चलिए अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अब ये चीज़ दो हो गई कैटेगरी वाइज। तो बस आपको नॉलेज के लिए ये पता होना चाहिए और बाकी हमें पढ़ना है यही केवल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें जो पोस्टुलेट्स हैं, पहला पोस्टुलेट था आइंस्टीन का कि द लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स प्रिजर्व्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड या रिमेन्स सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स है, जैसे एफ इक्वल्स टू एम ए है, एफ इक्वल्स टू एम जी है या इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर है, ये इनवेरिएंट रहता है, सेम रहता है, प्रिजर्व रहता है। किस पे? विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आपका मान लीजिए अर्थ पे अगर है आपका एफ इक्वल्स टू एम ए है, तो वो जाकर के दूसरे प्लानट पे भी या दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम बात करें वहाँ पे भी ये एफ इक्वल्स टू एम ए या एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी ही होना है हर, ये आपका लॉ कहता है, पहला पोस्टुलेट जो है। और दूसरा पोस्टुलेट जो है वो कहता है द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। अब आपको पता है कि अगर आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो अगर हम किसी भी प्लानट पे देखें या दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखें, जो ऐसा भी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि विद रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी अगर हम मेज़र करें स्पीड ऑफ लाइट तो वो भी वहाँ भी सी आनी है, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आना है। तो ये था आपका दो बेसिक पोस्टुलेट्स जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और आप इसे जब किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे डिटेल में, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसे भी अगर समझ में आता है तो इसमें काफ़ी ढेर सारे जोक्स भी हैं लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन पे, साइंटिस्ट का उसके गर्लफ्रेंड के साथ। तो मतलब जिसको मतलब मैरिड करना होता है तो वो फिर मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरा जाता है। इस तरीके का एक जोक्स है, आप उसे पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस पे टाइम डायलेशन पे। तो हम लोग इस पे जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो आपके इस पे 4 तरीके की प्रॉब्लम आएगी। पहला है मास वेरिएंस का, किस तरीके का आपका मास वेरी करता है कि मतलब रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे अगर उसका मास है कुछ, तो वो अगर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका मास किस तरीके से वेरी करेगा। और लेंथ कंट्रैक्शन का कि मतलब अगर कोई लेंथ ऑफ रॉड है तो वो फिर अगर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एल है तो वो अगर दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि आपका रिलेटिव टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका जो लेंथ है वो अगर रेस्ट फ्रेम का ऑब्जर्व करेगा तो उसे कंट्रैक्टेड लेंथ ऑब्जर्व होगा। और इसी तरीके से टाइम डायलेशन का भी है, हम 1 बाय 1 इस देखेंगे और इसी पे बेस्ड आपको बेसिक प्रॉब्लम करनी है। बस अब आपका चैप्टर सिर्फ इतना है, लेकिन आपको समझना है। और हाँ, एक चीज़ वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का, तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें करनी है। तो चलिए हम इसके पहले आपको 2 ट्रांसफॉर्मेशन देखने हैं। एक्चुअली समटाइम्स आपका एक बार मतलब जस्ट स्टेटमेंट ही पूछ लिया था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये जस्ट स्टेटमेंट इनका कुछ नहीं है, बस इतना है कि इनका कोऑर्डिनेट किस तरीके से एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम के साथ रिलेट करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ रिलेशन है उनका, ये हम जस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला मान लीजिए कि और हाँ, और आपका जो ये है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट अभी हमने आपको बताया जो बेसिक पोस्टुलेट्स में, फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो दूसरा जो था कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। एक्चुअली यही मेन डिफरेंस है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। और जो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन था उसके थ्रू जो स्पीड ऑफ लाइट मेजर की जा रही थी वो सेम नहीं थी, ये वायलेट करता था गैलीलियन के ट्रांसफॉर्मेशन को, जिस वजह से आगे आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत पड़ी। उससे चल करके आगे के जो भी फिजिकल फिनोमेना वो सही आ रहे थे। तो सबसे पहले गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? गैलीलियन
ये हमारे पास सपोज करिए कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका एस डैश, जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एस के। तो अगर हमारे पास अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले, एक्चुअली कोई भी पॉइंट को मतलब इन्फॉर्मेशन किसी भी पॉइंट की अगर हमें किसी स्पेस में चाहिए तो हमें दो चीज़ चाहिए उसकी, क्या, पहला पोजीशन और दूसरा टाइम। अगर हमारे पास टाइम और पोजीशन पता है तब हम एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी पार्टिकल की बता सकते हैं। तो अगर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम देखिए तो एक्चुअली इसे आई थिंक शायद मिन्स्कोव्स्की स्पेस भी बोलते हैं, जहाँ पे हमें मतलब 3 के बजाय 4 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है कि हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए। तो 4 पॉइंट से क्या होता है, एक आपका आर टी, किसी बुक में आपको नोटेशन मिल जाएगा आर और टी। आप वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में जो लोग अभी पढ़ चुके हैं वो साई आर टी पढ़े हुए होंगे। ये आपका आर और कुछ नहीं, एक्स वाई जेड का जो है कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरीके से अगर हम ये देखें तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन एक्स वाई कामा जेड कामा टी, ये किस फ्रेम पे है, रेस्ट फ्रेम पे है, ठीक है। अब अगर कोई जो कि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश का, जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पे इनका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड डैश और टी डैश है। तब गैलीलियन ने बताया कि इनका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है अगर किसी टाइम t1 पे यहाँ पे मेज़र किया गया, t पे मेज़र किया गया, तो उसी की एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें उस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखनी हो तो उन्होंने बताया कि इस आपका जो है एक्स डैश है, हाँ, और यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका एस डैश फ्रेम का वो इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि अगर आपका एस डैश फ्रेम है जो कि अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बताना एक्चुअली ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम जो भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो अकॉर्डिंगली उस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब आपको अगर ये चीज़ें समझ में आई रहेंगी तब आपको अपना फॉर्मूला चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आया रहेगा तो फिर आपको बस वही रटी रटाई चीज़ें ही कर पाएंगे, और ये चैप्टर आप रट के नहीं कर सकते। तो आपका जो एक्स डैश है, अगर आपका जो मूविंग फ्रेम है वो एस डैश है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनका जो कोऑर्डिनेट एक्स डैश होगा वो क्या हो जाना है, एक्स माइनस वी टी, और वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई, जेड डैश क्या हो जाएगा, जेड, टी डैश क्या हो जाएगा, टी। ये था गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका जो मूविंग फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्स डैश का कोऑर्डिनेट इस तरीके से वेरी करेगा, इस तरीके से, ये तरीके से, ये। तो ये था टी डैश इक्वल्स टू टी था, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था। यही बात आती है जब हम अगर गैलीलियन के बजाय, ये तो गैलीलियन का ट्रांसफॉर्मेशन था जो आगे चल करके जो आपका सेकंड पास्टुलेट था, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स सेम, उसको ये प्रूफ नहीं कर पा रहा था। अब इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, बशर्ते इसकी ज़रूरत है नहीं तो हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। जस्ट नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट और काफ़ी वो है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस तरीके से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं वो आप देखेंगे, और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट का फॉर्मूलाज है वो आप याद भी रखेंगे। तो ये क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, LORENTZ। ओके, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में भी वही चीज़ है कि किसी भी समय आपके पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड टी है रेस्ट फ्रेम में, और आपका कोई एक्स डैश फ्रेम है जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, आपका जो वहाँ पे टी भी वेरी करेगा, और इस तरीके से इन्होंने दिया एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, एक्स डैश इक्वल्स टू माइनस वी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये एडिशनल फैक्टर उन्होंने लिखा, और सम टाइम्स सम बुक में आपको ये एक्स माइनस वी टी टाइम्स गामा के लिखा मिलेगा, और ये गामा जो है आपका और कुछ नहीं, वो है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, और जबकि वाई डैश आपका वही रहेगा,
कब? जब वो एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तब। अदरवाइज वाई भी वेरी करेगा इस तरीके से। अगर सिंपल सा अगर वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स हो जाना है, और वाई डैश की जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब वाई माइनस वी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सिंपल सा। और इसी तरीके से उन्होंने बताया कि जो जेड डैश है आपका वो भी क्या कहते हैं, इन्वेरिएंट रहेगा, जेड रहेगा, बट आपका जो टी है वो वेरी करेगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, और वो आ जाएगा टी डैश इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं गामा टाइम्स टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। आपको कुछ बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा, और जहाँ पे ये आपका गामा क्या है कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये चीज़ थी मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, कि क्या है इनका ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सा। अगर मूविंग फ्रेम में जो उसका कोऑर्डिनेट बताना है तो वो एक्स डैश को सी एक्स माइनस वी टी अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाई डैश आपका वही रहेगा, जेड डैश भी वही रहेगा। कब? जब आपका मूविंग फ्रेम एक्स डायरेक्शन से मूव कर रहा है तब। और जब को आपका टी डैश होगा वो टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हम लोग इसी पे बेस्ड देखेंगे। एक्चुअली स्टेटमेंट ही जस्ट पूछा था उन्होंने, आपका मे बी शायद 2005 में आया हुआ था क्वेश्चन, जस्ट आपका पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो ढेर मतलब एक्स डैश माइनस वी टी सिंपल सा उन्होंने रखा था, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा। तो इस तरीके से आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी डिफिनीशन याद रखना है। अब इसी पे बेस्ड हम देख लेते हैं कि किस तरीके का आपका लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन ऑब्जर्व हो रहा है। आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम रहने देते, 1 बाई 1 देख लेंगे। पहले लेंथ कंट्रैक्शन देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि टाइम डायलेशन क्या है, कैसे आपका आ रहा है। एक्चुअली इसको भी हमें रफ करना पड़ेगा। आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी के ट्रांसफॉर्मेशन से हम ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से हमें लेंथ कंट्रैक्शन और टाइम डायलेशन ऑब्जर्व हो रहा है। तो सिंपल सा अगर आपको कोई लेंथ पूछे किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की, तो सिंपल सा लेंथ क्या होता है, उसका इनिशियल मतलब स्टार्ट पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट लीजिए और एंड पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। और उसी तरीके से विड्थ चाहिए तो y2 माइनस और उसका y1 कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे कि आपका ये एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है। हाँ, और एक चीज़ और कि चलिए इसी में आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे, वो ये कि मान लीजिए अब आपकी कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है, लेंथ L है। अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट पूछे तो ये क्या है, मान लीजिए x1 t1 और ये x2 t2 है। एक्चुअली हम y वाला पोजीशन इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम xy प्लेन में ही देख रहे हैं और हमें लेंथ की ही बात करनी है, तो इसीलिए हम सिर्फ x1 x2 t2 लिखा है। अदरवाइज़ हम x1 y1 और t1 ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या लिखा है, x1 कामा t1 और पॉइंट बी का क्या लिखा है, x2 कामा t2। तो और यहाँ पे जो लेंथ होगी वो भी सिंपल सा यही होगी। यहाँ पे क्या है, x1 डैश कामा t1 डैश और यहाँ पे x2 डैश कामा t2 डैश। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्चुअली मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा तब फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसमें एक्चुअली एक स्टेप है वो बता देंगे, तब फिर आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी। समटाइम्स आपका वेलोसिटी एडिशन की थ्योरम की प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे आपको करने पे आसानी भी होगी। तो सिंपल सा एक बात तो हम इतना ये समझ लें कि आपका जो L होगा वो सिंपल सा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 हो जाएगा, और L डैश जो है वो x2 डैश माइनस x1 डैश। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा किस तरीके से ये L हो जाएगा और किस तरीके से ये L डैश हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये L किस तरीके से आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो एक्चुअली बुक में जनरली नोटेशन में आपको L की जगह L नॉट भी लिया हुआ है, L नॉट मतलब इनिशियल में कर लेते हैं तो आप L नॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से अगर देखें तो आपका जो x1 डैश कोऑर्डिनेट है वो किस तरीके से रिलेट होगा, x1 डैश इक्वल्स टू x1 माइनस v और
वी और किसी भी टाइम एक्चुअली जो आपका टाइम ऑफ मेजरमेंट होगा वो तो एग्जैक्टली सेम होगा। आप लेंथ मेजर कर रहे होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप अभी आज मेजर किया एक मतलब पोजीशन और चल के बाद में कभी मेजर किया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे टी आपका वेरी नहीं करेगा। और इसके बाद 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एक्चुअली ये भी एक इवेंट है, तो वो उस इवेंट पे भी प्रॉब्लम आती है। और वो इवेंट है आपका साइमल्टेनियस इवेंट और एक है करस्पॉन्डिंग इवेंट्स। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस पे बेस्ड भी प्रॉब्लम आती है। आपको वहाँ पे किस तरीके से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट होगा जब उनका अगर कोई भी आपका मतलब इवेंट साइमल्टेनियस है और करस्पॉन्डिंग है, तब क्या उसमें वेरिएशन होगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लें। और ये होता है तो आपको ये पता है कि ये क्या है आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इसी में अगर हम इसको इन्वर्स लिखना चाहें तो ये भी आपका मतलब नोटेड पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। और वो ये है कि इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी रिटन एज इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन विल बी ऑफ द फॉर्म। जस्ट क्या करना है वहाँ पे, यहाँ पे x1 डैश की बजाय जस्ट हम इसको रिवर्स में लिखेंगे। तो रिवर्स में कैसे लिख सकेंगे, x1 आपका अगर लिखा जाना है तो वो क्या हो जाएगा, x1 डैश प्लस वी टी डिवाइडेड बाई 1 इज माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरीके से आपका टी डैश भी वेरी बदल जाता है। कैसे, जैसे कि आपको पता है टी डैश इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। तो जब इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो यहाँ पे टी इक्वल्स टू टी डैश प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, किस तरीके से हम मतलब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, किस तरीके से इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। जस्ट सिंपल से क्या करना है, x1 डैश इक्वल्स टू x1 माइनस वी टी है, तो हमें उस केस में x1 का कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, x1 डैश प्लस हो जाना है बस। इन्वर्स केस में क्या होना है, प्लस होना है। डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, न्यूमरेटर में हमें चेंज करना है सिर्फ प्लस साइन से। x1 की जगह x1 डैश कर देना, इस तरीके से इंटरचेंज कर देना है। तो आप याद करने के लिए माइंड में से भी ये याद रखेंगे, माइनस से प्लस में जाएगा, x1 की जगह पे x1 डैश आएगा, x1 की डैश की जगह पे x1 आएगा। तो ये तो बात हुई इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो अब हमें लेंथ का, इनके बीच का इंटर रिलेशन चाहिए कि किस तरीके से ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। और हमने जो लेंथ कंट्रैक्शन की बात पढ़ी है वो कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे मैथमेटिकली। तो ये बात हो गई x1 की। अब इसी तरीके से x2 जो पोजीशन होगा वो आपका किस तरीके से इंटर रिलेटेड होगा विद द x2 डैश कोऑर्डिनेट के, वो इस तरीके से होगा प्लस वी टी बाई अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपका अगर इक्वेशन 1 है, ये 2 है, तो 1 माइनस 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सा रिलेशन x1 माइनस x2। अब यहाँ पे देखिए x1 डैश और ये है, ये माइनस करेंगे तो सिंपल सी आपकी जो चीज़ आएगी वो ये है, एक्चुअली x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2 करिए, डजेंट मैटर, चूँकि आपका मैग्नीट्यूड ही लेंथ होता है। लेकिन आप कंफ्यूज हो तो मैं x2 माइनस x1 ही कर दूँ। एक्चुअली मैग्नीट्यूड की प्रॉब्लम है तो उसमें हमें लेंथ तो आपका x1 माइनस x2, चूँकि माइनस लेंथ का कोई मतलब नहीं है तो उसमें कोई इशू नहीं है, बट ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश। अब एक चीज़ ये देखिए, न्यूमरेटर में आपका डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो पूरा हो जाएगा। और ये x2 डैश माइनस x1 डैश प्लस v2 माइनस v2 हो जाएगा, तो वापस में कट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, जी आपका क्या है, एल नॉट है और ये क्या है, एल डैश। तो ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो एल नॉट इक्वल्स टू एल डैश अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिला आगे कि किस तरीके से ये रिलेटेड है, मतलब आपका जो लेंथ। तो ये आपने देखा कि एल डैश इक्वल्स टू एल नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का 1/2। तो ये आपका इंटर रिलेशन आ गया उनके बीच में, किस में, मूविंग फ्रेम के में जो आपकी रॉड लेंथ होगी और इसके जो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लेंथ होगी रॉड की, वो इस तरीके से रिलेटेड है। तो फिर अगर हम अब देखें ये कि इसमें किस तरीके से लेंथ कंट्रैक्शन हम कह देते हैं, तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं।
जस्ट हमें क्या मिला है रिलेशन, ये मिला है यल डैश इक्वल्स टू यल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2। एक्चुअली जो आपका 1/2 ये क्वांटिटी है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1/2, ये ऑलवेज लेस देन 1 है। कैसे 1 है? चूँकि वो 1 से माइनस हो रहा है, और भी जो भी होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से तो अधिक हो नहीं सकती, तो वो v/c ऑलवेज लेस देन 1, सो 1 माइनस से माइनस करेंगे तो वो 1 होगा। अब जैसे कि अगर हम किसी छोटी क्वांटिटी में मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, और उसे डिवाइड करते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि यल नॉट में अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें, भाई ये 1 से लेस रहेगा, 1 से लेस अगर हम 1/2 ले लें तो 1 यल नॉट मल्टीप्लाई 1/2 तब भी ये क्या हुआ, एल नॉट था, अब क्या ऑब्जर्व हो रहा है आपका 1/2 ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट हो रही है। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ वी से मूव कर रहा है और आपका ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर जो है रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है आपकी रेड की लेंथ को, तो वो आपकी रॉड की आपकी लेंथ जो है वो कंट्रैक्टेड उसे ऑब्जर्व होगी। तो इस तरीके से लेंथ आपका कंट्रैक्शन है। बाकी हम लोग अभी टाइम डायलेशन और जो है इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।